ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। और हम क्या पढ़ रहे थे, किसी को याद है? वी वर स्टडिंग रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड एक्सीडेंट्स। और हम क्या पढ़ चुके हैं? सी, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड एक्सीडेंट्स। हमने इसके बारे में बातें कर ली हैं। और हमने किसके बारे में बात कर ली है? हमने हाइजीन कंडीशंस के बारे में भी बात कर ली। ठीक है, किस तरह से आप उनको हाइजीनिक वर्किंग कंडीशंस, उनका वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा बना सकते हो आप। ठीक है, सो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस एंड नेक्स्ट इन द अपकमिंग वीडियो यू वुड बी सीइंग रिगार्डिंग व्हाट ऑक्यूपेशनल डिजीजेस के बारे में हम बात करेंगे। भाई इतना समय से पढ़ रहे हैं, अब तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए थी। ठीक है, तो अभी आपका टाइम है। नाउ सबसे पहली बात मैंने क्या बताई थी? विच इज द मेन एक्ट ओवर हियर? पेरेंट एक्ट इज योर फैक्ट्रीज एक्ट 1948। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 आपका पेरेंट एक्ट है। और इसी में से ये सारे एक्ट्स में से बहुत सारी चीजों को हमने एक्सट्रैक्ट करा है, भले ही वो माइंस एक्ट हो, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट हो, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर एक्ट हो, और जितने भी एक्ट है हमने मेन जो चीजें हैं वो अपने फैक्ट्रीज एक्ट से ले रखी थी। और हमने यहाँ पे क्या देखा था? हमने देखा था कि फैक्ट्रीज एक्ट में क्वेश्चन कहां से बन सकता है। भाई 3 टाइप के स्केड्यूल बताए हैं, स्केड्यूल 1, स्केड्यूल 2, स्केड्यूल 3। स्केड्यूल 1 किस बारे में बातें करता है? ये बताता है लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज दैट आर इन्वॉल्विंग हैजार्डस प्रोसेसेस। लिस्ट बताता है इंडस्ट्रीज की जिसमें कि हैजार्डस प्रोसेसेस इन्वॉल्व है। स्केड्यूल 2 किस बारे में बातें करता है? ये बताता है कि आपको परमिसिबल लिमिट क्या है। भाई किस चीज की परमिसिबल लिमिट की बात कर रहे हैं? यहाँ किस चीज की परमिशन लेनी है? आप केमिकल जो यूज कर रहे हो अपनी प्रोडक्शन इंडस्ट्री में या फिर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, तो वहां पे आप कितने लिमिट तक उस पर्टिकुलर केमिकल का आपको यूजेज अलाउ है। थर्ड किस बारे में बात करता है? ऑक्यूपेशनल डिजीजेस के बारे में बात करता है। ठीक है, नोटिफाइबल डिजीजेस के बारे में बात करता है। ओके, अगर आपने एक्सेसिव केमिकल का यूज कर लिया है अपनी इंडस्ट्री में, अपनी कंपनी में, तो क्या होगा? आपको डिजीज का सामना करना पड़ जाएगा। सी, दीज वर द फ्यू थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी रेड। हमने पढ़ लिया है और हमने काफी सारे लेक्चर्स मैंने इस बारे में दे दिए हैं। ठीक है, सो नाउ इट्स द टाइम टू मूव फॉरवर्ड एंड सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस। अब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी खासी बिल्डअप हो चुकी है। इतना कंटेंट प्रोवाइड करवा दिया गया है जितना कि यू विल नॉट बी फाइंडिंग एनीवेयर। एंड आप सर्च कर लो, जो कंटेंट मैंने आपको दिया है, क्वेश्चंस वहां से पुट अप हुए हैं, श्योर शॉर्ट एग्जैक्ट क्वेश्चंस आए हैं। सो इफ यू आर सीइंग द वीडियोस, सो इट वुड रियली बी वर्थ, और वो आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, चलो, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस, है ना? एग्जैक्टली, अब हम क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। Alright, so let's get started with the very first question। और वो क्वेश्चन किस बारे में बातें करता है? यहाँ पे बोल रहा है कि the personal causes of industrial accident is one of the important cause of accident। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है? Among the causes given below, जो नीचे causes दिए गए हैं, which one is not a personal cause? भाई एनटीए में, नेट में ज्यादातर क्वेश्चन किससे बनते हैं? नॉट से करके बनते ना। यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप दिस वर्ड। यहाँ पे पूछा है ऐसे कौन से कॉजेज नीचे जो दिए हुए हैं, ये इनमें से पर्सनल कॉजेज नहीं है। ऑलराइट, तो पर्सनल कॉजेज नहीं है तो आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि ऐसे कौन कौन सी वर्किंग कंडीशंस यहाँ पर होती हैं। तो कैसी कैसी वर्किंग कंडीशंस की हमने बातें कर ली हैं। वी हैव लुक्ड इनटू 2 टाइप्स ऑफ वर्किंग कंडीशंस। क्या होती है? एक अनसेफ वर्किंग कंडीशन होती है, एक अनसेफ वर्किंग कंडीशन है, और एक होती है अनसेफ एक्ट्स। ठीक है, अब नाउ यू शुड अंडरस्टैंड दिस दैट अनसेफ कंडीशंस जो होती हैं वो आपके किससे रिलेटेड होती हैं? आपके एम्प्लॉयर के पार्ट पे रिलेटेड होती हैं। ओके, और जो आपकी अनसेफ एक्ट्स होते हैं वो किसके पार्ट पे होते हैं? वो आपके एम्प्लॉयज के पार्ट पे होते हैं। भाई ऐसी मैंने कंडीशन हमारे जो हमारा वर्किंग प्लेस है, हमारी फैक्ट्री है, हमारी इंडस्ट्री है, मैंने ध्यान नहीं दिया प्रॉपर लाइटिंग का, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ पे वेंटिलेशन फैसिलिटी देनी है, मुझे पता ही नहीं था कि एग्जॉस्ट फैसिलिटी, अनटिल अनलेस आई प्रोवाइड एग्जॉस्ट फैसिलिटी, यहाँ पे डस्ट एंड फ्यूम्स का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, मेरे वर्कर को ऑक्यूपेशनल डिजीजेस हो सकती है, उसके लंग्स में प्रॉब्लम आ सकती है, उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, उसको एस्थमा हो सकता है। मैंने देखा ही नहीं, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। सो ये किसके पार्ट पे नेग्लिजेंस हो रही है?
भाई एम्प्लॉयर के पार्ट में नेग्लिजेंस हो रही है, इजंट इट? इसमें एम्प्लॉयज का कोई पार्ट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी भी हरकतें होती हैं जो एम्प्लॉयज अपने आप को अपने रॉन्ग एटीट्यूड और रॉन्ग बिहेवियर की वजह से करता है, और वो इस तरह की चीजों में पड़ता है कि गलत तरह से उसने पोजीशन अपनी ले ली। ऐसी जगह थी जहां पे जाना उसको सही नहीं था, वहां पे हेवी लिफ्टिंग मटेरियल था, उसके नीचे जाके खड़े हो गए, ठीक है? तो अब इससे क्या होगा कि उसके खुद के एक्ट की वजह से, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं थी, उसको ट्रेनिंग नहीं मिली थी, तो उसने ऐसा पर्टिकुलर एक्ट कमिट कर दिया जिसकी वजह से हादसा हो गया। तो भाई कौन रिस्पॉन्सिबल है? एम्प्लॉयज खुद रिस्पॉन्सिबल है। ओके, अब नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन। अभी आपने दो कंडीशंस तो यहां देखो समझ ली है। ओके, तो पर्सनल कॉज की बात करेंगे तो हम अनसेफ एक्ट की बात कर रहे हैं, अनसेफ एक्ट्स की। क्वेश्चन अब समझते हैं। क्वेश्चन में यहां बोला गया है कि इनमें से कौन सा पर्सनल कॉज नहीं है एक्सीडेंट का। ओके, तो आपको पर्सनल कॉज में सबसे पहले पता होना चाहिए कि केयरलेसनेस अगर हो रही है, इग्नोरेंस है, केयरलेस एटीट्यूड है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, इनएडिक्वेट नॉलेज है, तो वो किसके बिहाफ पे है, किसके पार्ट पर है? ये है आपकी एम्प्लॉइज के पार्ट पर, है ना? उनको इग्नोरेंस थी, उनको काम करने की इतनी नॉलेज ही नहीं थी, उनको ट्रेनिंग नहीं मिली थी। रिलेशनशिप विद सुपरवाइजर इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ योर पर्सनल कॉज हो सकता है ना, क्योंकि ये अनसेफ एक्ट है आपका किस तरह का रिलेशनशिप है अपने सुपरवाइजर के साथ, ठीक है? इट इज ऑल्सो ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉइज। इम्प्रॉपर सुपरविजन की बात करेंगे तो भी ये क्या है कि ये भी पर्सनल कॉज ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट। जो इसमें से नहीं है वो होगा आपका निग्लेक्ट एंड हाउसकीपिंग। नाउ सबसे पहले तो आप ये समझो कि एक्सीडेंट्स सिर्फ होते नहीं है, दे डू नॉट जस्ट हैपन, दे आर कॉज्ड। क्योंकि हमें पता है कि एक्सीडेंट्स अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, है ना? आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि कब कौन सा हादसा हो जाएगा, ठीक है? बट हम उसके प्रोविजंस पहले से बना सकते हैं ताकि इस तरह का कोई हादसा हो तो वहां पे पहले से ऐसे मेजर्स अवेलेबल हैं कि हमारे वर्कर्स को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो ना। एज पर ये एक डेफिनेशन देखना जरूरी हो जाता है। कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और डायरेक्ट उठा के दे देता है वो। ओके, नवंबर 2020 में हुआ कि डायरेक्ट उसने उठा के दे दिया आपको, जब मैं डिस्कस करूंगी सो वी विल कम ऑन टू दैट पार्ट ऑल्सो। वो बिल्कुल डायरेक्ट उसकी मीनिंग थी, उसका स्टेटमेंट था, और उसी से रिलेटेड उसने क्वेश्चन पूछे कि भाई ये क्या है। सो बिकॉज ऑफ दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड डेफिनेशंस ऑल्सो क्वाइट प्रॉपरली। एज पर जे डोनाल्ड किर्कपैट्रिक क्या बता रहे हैं ये? एक्सीडेंट्स आर यूजुअली द रिजल्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, ठीक है? एक्सीडेंट क्या होते हैं? अलग अलग फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन की वजह से ये बनते हैं। ईच वन ऑफ विच में वैरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। भाई अलग अलग तरह के फैक्टर्स थे जिनकी वजह से क्या हुआ, उनका कॉम्बिनेशन होने की वजह से अलग अलग सिचुएशन में हादसा हो जाता या हुआ है, ठीक है? देयर कॉम्बिनेशन में बी ऑफ अनसेफ वर्क एक्ट्स एंड अनसेफ वर्क एनवायरमेंट और बोथ। ऐसा है कि हमारा वर्क एनवायरमेंट अनसेफ था या फिर हमारा जो वर्क एक्ट था वो भी बहुत ज्यादा अनसेफ था, तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या हुआ कि हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया। नाउ नेक्स्ट वी विल सी दैट अनसेफ कंडीशंस क्या है। अनसेफ कंडीशंस मतलब वर्क रिलेटेड कॉजेस की हम यहाँ बात कर रहे हैं। इम्प्रॉपरली गार्डेड इक्विपमेंट, हमने प्रॉपर फेंसिंग नहीं कराई, अपनी मशीनरी को गार्ड नहीं करवाया, डिफेक्टिव इक्विपमेंट लगा के रख दिए, मुझे पता था वो रस्टेड है, उसके हैंडल में प्रॉब्लम है, मैंने उसके चेक्स नहीं करवाए फ्रॉम टाइम टू टाइम, मैंने वो मशीनरी वो इक्विपमेंट दे दिया अपने वर्कर्स को कि भैया इस पे काम करो, और वो क्या था, वो उसमें पहले से ही डिफेक्ट था, तो हादसा तो बनता ही था। ये तो एम्प्लॉयर नहीं उसके पास जानकारी नहीं थी, या फिर उसने बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदारी वाली बात हो गई कि वाई ही हैज नॉट पेड अटेंशन टू ऑल दिस। नाउ हैजार्डस अरेंजमेंट और प्रोसीजर इन एंड अराउंड मशीन्स और इक्विपमेंट्स। जब आपने मशीनरी को सही तरह से फेंसिंग नहीं करी है, इक्विपमेंट्स आपके सही नहीं डिफेक्टिव है, तो उसके क्या होगा, उस वजह से आपकी प्रॉब्लम्स अकर हो जाएंगी। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट अनसेफ स्टोरेज की बात करते हैं। कंजेशन हो गया, ओवरलोडिंग हो गई। भाई ओवरलोडिंग के लिए तो लिफ्ट्स वगैरह में बता दिएगा कि पर्टिकुलर आपको कितना वेट अलाउड है ना। बियॉन्ड दैट यू कैन नॉट पुट सम मटेरियल इनटू योर लिफ्ट ताकि वो टूट जाए, नहीं। और लिफ्ट को के सारे डोर्स बंद होने चाहिए, isn't it? और उसकी चेक्स भी होने चाहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम। आपने स्टोरेज का तरीका आपका सही नहीं है, ओवरलोडिंग आपने करवा दी, तो ये सारी चीजें क्या है, एम्प्लॉयर के पार्ट पे एक ऐसी गैर जिम्मेदारी वाली बात हो जाती है जिसकी वजह से आपके वर्कर्स की जान चली गई या कोई जिंदगी भर के लिए पैरालाइज्ड हो गया। तो कौन सब जवाब देगा इसके, कौन जिम्मेदार होगा?
भाई तो एम्प्लॉयर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये सारी अनसेफ कंडीशंस है। ओके, इनएडिक्वेट सेफ्टी डिवाइसेस, आपने पीपीई किट्स प्रोवाइड ही नहीं करवाई। आपको पता था कि आप जा रहे हो बैंक के काउंटर पे बैठने, वहां किसी भी तरह के आपके कस्टमर्स आ सकते थे, है ना, तो आपने क्या किया कि पीपीई किट्स आपने पहनी ही नहीं। ओके, मेरा ऐसा काम था कि मुझे बहुत ज्यादा फायर वाली जगह पे काम करना था जहां पे स्पार्क्स होती, मुझे गॉगल्स ही नहीं प्रोवाइड करवाए गए, तो जाहिर सी बात है कि मेरी आंखों की रोशनी तो जानी बनती ही थी। Isn't it? इतनी तेज आवाज करती वो मशीन, मेरे को वहीं पर ही एम्प्लॉयमेंट दे दिया। मुझे हियरिंग के लिए कोई भी प्रोविजन उन्होंने दिए ही नहीं, ना ईयर प्लग्स दिए, ना ही मुझे शॉर्ट ब्रेक्स दिए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, और ये सारी कुछ कंडीशंस जो एम्प्लॉयर की तरफ से होती हैं, और इसका भुगतान कौन करता है? आपकी एम्प्लॉइज करते हैं। रॉन्ग एंड फॉल्टी लेआउट, बैड लोकेशन हो गया भैया। लोकेशन के लिए भी हमें पता है, पहले हमको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, है ना, जब वहां से वो अप्रूव हो जाएगा तभी आप उस साइट पे लोकेट अपनी फैक्ट्री को स्टार्ट कर सकते हो, या फिर उसको एक्सपेंशन कर सकते हो उसका। देन इम्प्रॉपर इल्यूमिनेशन, लाइटिंग प्रॉपर थी ही नहीं। हमें पता है कि शैडो पड़ रही है, इजंट इट? मेरे को ऐसा बारीक काम करना था, मेरे को मशीन हैंडल करनी थी, उसके में प्रॉपर स्मॉल स्विचेस थे जिसको ऑन करने से ही वो प्रॉपरली वर्क करती थी। मैंने उसको उल्टा कर दिया और वो मशीन उल्टी रोटेट हो गई, मेरा एक हाथ आ गया मशीन के अंदर। क्यों आ गया मेरा हाथ? क्योंकि एम्प्लॉयर ने तो लाइट लगाई नहीं थी सही से, इजंट इट? तो गलत तरह से लाइट लगाना, गलत डायरेक्शन में फायदा का नहीं है, या फिर इस तरह की लाइट्स, वहां इल्यूमिनेशन का कुछ प्रोविजन नहीं था, सो इट वुड ऑल्सो लीड टू मेजर एक्सीडेंट्स, है ना। या फिर लाइटिंग की फैसिलिटी थी लेकिन आर्टिफिशियल लाइट की नहीं थी। जब तक नेचुरल सनलाइट थी तब तक काम सही से चल रहा था। शाम ढलते ही क्या हुआ कि हमारे पास आर्टिफिशियल लाइटिंग की फैसिलिटी नहीं थी, एम्प्लॉयर ने काम पे बुला लिया, बट उनके वर्किंग एनवायरमेंट, उनकी फैक्ट्री, उनके प्रेमाइसेस ठीक नहीं है, जिसकी वजह से हादसा हो गया। ओके, ये सारी चीजें माय डियर फ्रेंड्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको डिटेल में समझाया है। इस समय आपको मुझसे पहले बताना चाहिए कि हाँ ये सब आप पढ़ा चुके हो, बिकॉज इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर आई हैव ऑलरेडी टॉट यू ऑल दीज पॉइंट्स वेरी बारीक तरीके से। ओके, नाउ नेक्स्ट, इम्प्रॉपर वेंटिलेशन। भाई वेंटिलेशन की फैसिलिटी नहीं है, डस्ट, फ्यूम्स, गैसेस, वेपर्स अक्यूमुलेट हो गए। मैंने पहले ही बोला था कि आपको क्रॉस वेंटिलेटिंग डोर्स लगाने, क्रॉस वेंटिलेटिंग विंडोज की प्रोविजन देनी है। उसके बाद ही क्या होगा कि वहां पे किसी भी तरह की गैसेस इकट्ठा नहीं होंगी। गैसेस नहीं होंगी तो उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं होगी। फ्रेश एयर आना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ओके, ना यहाँ पे देखो क्या होता है, पुअर हाउसकीपिंग, सामान का ठीक से देख रखाव करना। शाम को जब सारे वर्कर्स चले जाते हैं तो वो सामान वैसे का वैसे ही नहीं पड़ा रहेगा कि किसी का इक्विपमेंट इधर है, किसी का उधर है, और आपने बस डंप कर दिया और बंद कर दिया कि घर चलो। इट इज नॉट डन। हाउसकीपिंग का मतलब ही होता है एवरीथिंग एट इट्स ओन प्लेस। जब सारा काम शाम के समय बंद हो गया तो आपको, आपकी जिम्मेदारी, एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो देखे कि सारे के सारे इक्विपमेंट्स और सब की मशीनरी अपनी जगह पे वापस ठीक तरह से है कि नहीं। सारे टूल्स जितने भी आपके स्टोरेज में है, या फिर आपका जितने भी आपके टूल्स हैं, वर्किंग इक्विपमेंट्स है, वो सारे प्रॉपरली रखे गए हैं कि नहीं, जमीन पे तो नहीं पड़े इधर उधर। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ हाउसकीपिंग। और अगर हाउसकीपिंग आपने सही से नहीं करी है तो ये किसकी गैर जिम्मेदारी वाली हरकत है? दिस इज बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयर। ठीक है, दिस इज अनसेफ कंडीशन, वर्क रिलेटेड कॉज, एंड इट हैज डन बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयर। ओके, नाउ ये हम पहले ही मैं आपको समझा चुकी हूं। नाउ दिस इज अनसेफ कंडीशन। आप देख रहे हो इस तरह के हैवी चीजों को उठाया है, और यहां पे देखो जो रेड सर्कल बना है, आपको दिख रहा है ना कि ये लोहा पहले से ही देखो क्रैक हो रहा है, टूट रहा है, आपको दिख रहा है। उसके बाद भी क्या है कि वो उसी में ही उठा रहे हैं वो भारी भारी सामान। आपको चेक्स तो करवाने चाहिए थे कि उस जो जिस चीज से मैं उठवा रहा हूं उसकी कहीं वो लोहे वाली कड़ी टूट तो नहीं रही है। अब वो तो टूटने लगी। अनसेफ एक्ट क्या हो गया भाई? अनसेफ एक्ट ये है, वो तो एम्प्लॉय के पार्ट पे है। एम्प्लॉय उसी वो भारी चीज के नीचे जाके खड़ा हो गया। कैन यू सी दिस पिक्चर? उसी के नीचे जाके ये मिस्टर खड़े हो गए हैं। इनको नॉलेज ही नहीं है कि कोई भी भारी सामान है तो मुझे उसके नीचे नहीं खड़ा है। ठीक है, अब नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन द नेक्स्ट पिक्चर? नियर अ मिस। टूटना तो बनता था क्योंकि वो तो पहले से ही टूटी हुई वो रस्सी थी। नाउ दैट हैज ब्रोकन, और उसके बाद वो गिरते गिरते बस वो बच गया इंसान। एक्सीडेंट तब होगा जब वो सच में उसके सिर पर ही गिर गया। फाइन, सो दीज आर द 4 कंडीशंस व्हिच वी सी इन आवर at our working place and we have discussed all this thing before.
ऑलराइट, अब अनसेफ एक्ट्स क्या होते हैं? अनसेफ एक्ट्स होते हैं इट मे बी द रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, वही वाली बात है कि मुझे नॉलेज नहीं थी, स्किल नहीं थी मेरे पास, ठीक है, ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉय, और सर्टन क्या डिफेक्ट थे, फिजिकल डिफेक्ट थे, मेरा एटीट्यूड रॉन्ग था, मुझे किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं है, मुझे अपने से सुपीरियर लोगों की, अपने सुपरवाइजर की कोई भी एडवाइस चाहिए नहीं होती है, मेरे अंदर इतना ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे सब आता है. सो दीज आर सम काइंड्स ऑफ रॉन्ग एटीट्यूड जिसकी वजह से आपका एक्ट जो होता है वो अनसेफ हो जाता है और आपका एक्सीडेंट हो जाता है. नेक्स्ट, ऑपरेटिंग विदाउट अथॉरिटी. आपको अथॉरिटी नहीं है किसी मशीन पे काम करने की, आप जबरदस्ती अपने आप को बता के कि दिस आई नो एवरीथिंग एंड यू हैव गॉन एंड स्टार्टेड ऑपरेटिंग दैट मशीन, उसको चलाना शुरू करा तो जिसकी वजह से हादसा हो गया, आपको आता नहीं था. फेलिंग टू सिक्योर इक्विपमेंट और वार्निंग अदर एम्प्लॉइज ऑफ पॉसिबल डेंजर. भाई अगर आपको दिख रहा है कि दूसरा मेरा साथ का एम्प्लॉय जो काम कर रहा है कोई ना कोई खतरा हो सकता है क्योंकि वो गलत तरह से लोड उठा रहा है ना, और वहां पे फर्श पहले से गीला है, सामान बिखरा हुआ है, मैं देख रही हूं अपने को वर्कर को कि उसके साथ हादसा हो सकता है, लेकिन मैं शांत थी, मैंने सोचा ही नहीं कि कम से कम उसको वार्न तो कर दे, भाई ऐसा मत कर, है ना, पहले तुम फ्लोर को सही से तो उसको वाइप आउट तो कर दो, या फिर जाके अपने एम्प्लॉयर को आपने इस बारे में इन्फॉर्म नहीं किया कि सर ऐसे ऐसे हादसे हो सकते हैं हमारी प्रेमिसेस में, फैक्ट्री में. सो दिस इज द पॉसिबल डेंजर जो आप कम कर सकते थे, लेकिन आपकी नजरअंदाज करने से वो एक्सीडेंट हो जाता है. फेलिंग टू यूज सेफ अटायर, मतलब आपने पीपीई किट्स खुद नहीं पहनी, आपको एम्प्लॉयर ने तो दे दिया था लेकिन मेरे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस था कि मुझे कोई वायरस का फर्क तो पड़ता नहीं है तो मैं क्यों पहन लूं पीपीई किट, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं तो हॉस्पिटल में ऐसे ही पेशेंट्स को ट्रीट करूंगा. बाद में क्या हुआ, वायरस आपके अंदर चला गया एंड नाउ यू आर इन ट्रबल. सो ये किसकी जिम्मेदार पे, किसकी बहुत ज्यादा नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है? एम्प्लॉइज की खुद की. भाई हॉस्पिटल ने तो पीपीई किट्स प्रोवाइड करवा दी थी कि तुम इसको पहन के ट्रीट करना, डॉक्टर्स इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए कि उन्हें तो जरूरत नहीं है. ओके, नाउ थ्रोइंग मटीरियल्स ऑन द फ्लोर केयरलेसली. आप केयरलेसली क्या करोगे, अपने मटीरियल को इधर उधर जमीन पे फेंक दोगे तो भी क्या होगा, कोई ना कोई हादसा हो जाएगा. नाउ ऑपरेटिंग और वर्किंग एट अनसेफ लेवल. भाई आपने मशीन की स्पीड बहुत बढ़ा दी जिसकी वजह से हादसा हो सकता है, ज्यादा फास्ट कर दी है या ज्यादा स्लो हो सकती है. मेकिंग सेफ्टी डिवाइसेज इनऑपरेटिव बाय रिमूविंग, एडजस्टिंग, डिसकनेक्टिंग देम. जो सेफ्टी डिवाइसेज आपने उनको हटा दिए, आपने प्रॉपर बूट्स नहीं पहने, आपने इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रहे थे, आपने अपने रबर ग्लव्स का यूज ही नहीं किया, आपने गॉगल्स को हटा दिया, आपने आई गेयर्स नहीं पहने, तो आपने सेफ्टी इक्विपमेंट को तो खुद ही हटा दिया, फिर हादसा होगा तो किसकी ये गलती मानी जाएगी? ये तो आपकी एम्प्लॉइज की खुद की गलती है. ठीक है, सी एक एक सेफ्टी एक्ट मैं आपको फिर से बता रही हूं और ये रिवाइज करवा रही हूं, जबकि ये पॉइंट्स आपको बताने हैं, हम पढ़ चुके हैं, बट फिर भी एक रिवीजन सॉर्ट ऑफ थिंग है कि क्वेश्चंस पढ़ रहे हो तो भैया क्वेश्चन का टिक मार्क लगा के मैं भी आगे बढ़ जाऊं तो 2 मिनट में काम हो जाता खत्म. बट आई एम नॉट डूइंग दैट थिंग, आई एम अगेन टेकिंग ऑल द ऑप्शंस इनटू कंसिडरेशन. और मैं फिर से आपको समझा रही हूं सिर्फ इसीलिए कि इससे रिलेटेड और भी ऑप्शंस कुछ आ जाए. जरूरी नहीं है कि वहां पे नेग्लिजेंस, पुअर हाउस कीपिंग का दे दें, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होने वाले, उससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस दे दें. तो भाई इतना तो कम से कम डिफरेंशिएट कर लेना कि ये अनसेफ वर्किंग कंडीशन है या फिर अनसेफ एक्ट है. इतनी बार पढ़ा दिया, इसके बारे में तो बिल्कुल पर्टिकुलरली आपको अब तक क्लियर हो जाना चाहिए था डिफरेंस कि किसके पार्ट पे ये गैर जिम्मेदारी वाली हरकत हो रही है. इससे क्वेश्चंस बना है और आगे भी आने के चांसेस है. सो नोट इट डाउन एंड यू शुड बी एबल टू नो कि किसके पार्ट पे ये है. नाउ अनसेफ यूजिंग अनसेफ इक्विपमेंट या फिर इक्विपमेंट अनसेफली, वही वाली बात हो गई, आपने सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं पहने, आप अपनी मशीन को यूज कर रहे हो. यूजिंग अनसेफ प्रोसीजर्स इन लोडिंग, प्लेसिंग, मिक्सिंग, कंबाइनिंग, आपके प्रोसीजर्स सही नहीं है. टेकिंग अनसेफ पोजीशन अंडर सस्पेंडेड लोड्स, अभी मैंने आपको ये दिखाया, आपने क्यों ऐसी पोजीशन ले ली, Why have you taken this position? आपको पता था ना कि उस मेरे सिर के ऊपर इतना भार लटक रहा है तो मैं क्यों जाके खुद खड़ी हो जाऊं, पहाड़ के नीचे खुद जाके खड़े हो गए. दैट प्लीज कम एंड फॉल ऑन माई हेड. कैन यू सी द पिक्चर? इट इज एग्जैक्टली टेलिंग यू द सेम थिंग. वो इतना भारी है सामान ऊपर तो मैं खुद जाके उसके नीचे खड़ी हो गई. सो वॉट एम आई वेटिंग फॉर, सो दैट वो सामान मेरे सिर पे आ जाए. ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है, सस्पेंडेड लोड्स के नीचे जाके बिल्कुल भी नहीं खड़े होना है. लिफ्टिंग इम्प्रॉपरली,
क्लीनिंग, एडजस्टिंग, ऑयलिंग क्या है, और मूविंग अ डेंजरस इक्विपमेंट। इसमें आप और भी चीजें समझ सकते हो। जब कोई मशीनरी मोशन में है ना, तो उसमें क्यों आप उसी समय पे उसकी ऑयलिंग कर रहे हो, उसकी एडजस्टमेंट कर रहे हो? भाई तुम्हें पता है डेंजरस मशीनें चल रही है, उसी समय तुम्हें एडजस्टमेंट करना है, जबकि मना है, तो ये तो आपकी तरफ से गलत हरकत है, इजंट इट? फर्स्ट लेट दैट मशीन स्टॉप एंड देन यू कैन मेक द एडजस्टमेंट। डिस्ट्रैक्ट करना अपने वर्कर्स को, टीज करना, अब्यूज करना, है ना, क्वारल करना, डे ड्रीमिंग करना, दिन में जागते हुए सपने देख रहे हैं और इतनी खतरनाक मशीन पे काम कर रहे हैं, क्या होगा? आपका अटेंशन नहीं है, आप साइकोलॉजिकली तो प्रेजेंट ही नहीं हो अपनी वर्किंग प्लेस में, आपका आधा दिमाग कहीं और लगा हुआ है, अपने पेरेंट्स में, या आपकी कोई भी घर की प्रॉब्लम है, आप उसमें परेशान हो, ठीक है? तो जिसकी वजह से आपका पूरा अटेंशन नहीं है और कोई ना कोई बड़ा हादसा हो गया। फाइन, नाउ दिस इज वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू, ठीक है? थोड़ा पिक्चर्स के थ्रू भी समझेंगे तो अच्छे से समझ में आता है, ठीक है? नाउ ऑलवेज रिपोर्ट अनसेफ एक्ट है या अनसेफ कंडीशन, आपको उसको रिपोर्ट करना है। कैसे? देखो, सबसे पहले आपको दिख रहा है ना, ये लोग यहां से चलते जा रहे हैं और ये लोग चलते जा रहे हैं। नाउ व्हाट इज द थिंग, यहाँ पे ये ऑयल स्पिल हो गया है। भाई मुझे दिख रहा है कि तेल इतना ज्यादा ये गिर गया है, बट कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, उससे हटके में हम लोग सारे लोग काम कर रहे हैं। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम एक्चुअली इग्नोरिंग कि ठीक है गिरा है, हम तो साइड से जाके काम कर लेंगे। अब देखो क्या हुआ, इग्नोर कितने समय तक करोगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 40 लोग, 50 लोग गए, लेकिन जो वो 60वां इंसान आया वो तो फिसल के गिर गया। गिरना था ही, तेल गिरा है, तो वो तो एक ऐसी चीज है जो आपको तुरंत के तुरंत रिपोर्ट करनी थी अपने सुपरवाइजर को, है ना? आपको जाके बताना था कि सर ऐसी ऐसी चीज हो गई, बट व्हाट यू डिड, यू इग्नोर्ड। अरे ठीक है, गिर रहा है तो गिरा है, हम तो बच के जा रहे हैं, हमें दूसरों से क्या। सो व्हाट हैपेंड, सम अदर पर्सन केम एंड ही फेल डाउन, वो स्लिप हो गया वो उस ऑयल में, और देखो उसका क्या हो गया, यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया। तो ये क्या है, यहाँ पे इंजरी कॉज हो गई। क्यों? क्योंकि आपने भाई इग्नोर कर दिया था, है ना? तो आपको क्या करना चाहिए था, आपकी ड्यूटी क्या बनती थी, आपको रिपोर्ट करना था। आपको सबसे पहले जाकर के, अगर आप देख रहे हो कि ऑयल स्पिल है, तो यू शुड गो एंड रिपोर्ट टू योर सुपरवाइजर कि देखिए यहाँ पे ऑयल स्पिल है और कोई दिख सकता है, गिर सकता है। सो दिस इज द करेक्ट एटीट्यूड विच यू शुड फॉलो। नाउ सो व्हाट वुड बी द आंसर? कम ऑन, नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन किस तरह से पढ़ते हो आप लोग, मुझे इस बात का आइडिया नहीं है, लेकिन अगर आपने इस तरह से क्वेश्चंस को टैकल नहीं किया हर एक क्वेश्चन को, तो वो आपका इट्स जस्ट नेक्स्ट टू समथिंग विच यू हैव नॉट इवन रेड। इतना नहीं पढ़ा है तो माइंड में रिटेन ही नहीं करेगा। सिर्फ पढ़ के पेजेस पलटने से काम नहीं बनता। हम सबको पता है, व्हेन वी सिट इन द एग्जामिनेशन हॉल तो हमें क्लियर होती ही नहीं है चीजें, क्योंकि हमने क्लियर तरीके से पढ़ा ही नहीं होता है। फैक्ट इज फैक्ट, आप डील ही नहीं करते उन सब चीजों के साथ जिस तरह से उसको डील करना चाहिए। फाइन, सो दिस इज एक्चुअली द करेक्ट वे हाउ यू हैव टू लुक इनटू ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड ईच एंड एवरी ऑप्शन दैट माइट टर्न अप इनटू योर कमिंग एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इसका आंसर हो जाएगा? इट वुड बी नेग्लेक्ट इन हाउसकीपिंग, क्योंकि बाकी सारे के सारे आपके पर्सनल कॉजेज हैं, लेकिन निग्लेक्ट इन हाउसकीपिंग किसका कॉज है? इट इज ऑन हुज पार्ट? भाई एम्प्लॉयर के पार्ट पे ये बताया जा रहा है। ठीक है, मतलब ये आपकी अनसेफ कंडीशन की बात बता रहा है। ठीक है, सो योर आंसर वुड बी नेग्लेक्ट इन हाउसकीपिंग, नॉट अ पर्सनल कॉज। देखो क्या लिखा है, नॉट अ पर्सनल कॉज। सो पर्सनल कॉज, ये सारे पर्सनल कॉज है, लेकिन नेग्लेक्ट इन हाउसकीपिंग इज नॉट अ पर्सनल कॉज, क्योंकि ये पर्सनल कॉज की बजाय क्या है, ये अनसेफ कंडीशन है। पर्सनल कॉज होते तो वो क्या होता? आपका अनसेफ एक्ट्स होता। ठीक है, थोड़ा सा बाइफर्केट करके पढ़ेंगे तो मजा भी आएगा और ज्यादा चीजें आप समझ सकेंगे, isn't it? And you would be in a position to tell others also कि आपने क्या पढ़ा। ओके, नाउ व्हाट इज हाउसकीपिंग? मैंने आपको हाउसकीपिंग के बारे में पहले ही बता दिया। भाई कैन यू सी दिस पिक्चर? फॉर यू ऑल आई हैव पुट दिस। आई थिंक आपको देख के ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कितने ज्यादा बुरी तरह से सामान को बस भर दिया है ना। गिर रही है, पड़ रही हैं चीजें, कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई प्रॉपर प्लेस नहीं किसी चीज की। तो ये क्या है? ये आपका पुअर हाउसकीपिंग का एग्जाम्पल है। आप देख रहे हो ना कितनी बुरी तरह से है। सो दिस शुड नॉट बी डन। और ये किसकी गैर जिम्मेदारी वाली हरकत होती है? इट इज बिकॉज ऑफ द एम्प्लॉयर। ओके, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? पुअरली अरेंज वर्क एरियाज। वर्क एरियाज को आपने बहुत ज्यादा पुअर तरीके से अरेंज किया है। अनटाइडी है, डेंजरस स्टोरेज मटीरियल, डस्टी है,
वर्क फ्लोज डर्टी है, आइटम्स एक्सेस में है जो अब जरूरत भी नहीं है, मैंने उनका भी भर दिया है। अरे भाई खाली करो, जो सामान मुझे नहीं चाहिए, वेस्टेज है, डिस्पोज ऑफ करके खत्म करिए, उनको भी डंप लगा के रखा हुआ है। तो यही तो एग्जाम्पल है कि आपने सही तरह से हाउसकीपिंग करी ही नहीं। ओके, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स क्या है, लेफ्ट इन वर्क एरियाज, आपने रास्ते में ही छोड़ दिए हैं टूल्स को और उनको उनकी प्रॉपर प्लेस पे रखा ही नहीं है। ब्रोकन कंटेनर्स है, डैमेज्ड मटेरियल्स वहां पे भरे हुए, ओवरफ्लोइंग वेस्टेज बिन्स, हमें पता है डस्टबिन में कूड़ा भर चुका है लेकिन वो फिर भी उसी में डाले जा रहे हैं, है ना, फेंकने का बाहर टाइम ही नहीं है। सो ये सारी पुअरली, कोई सामान कहाँ होना चाहिए उसको मैंने कहाँ रख दिया है जबरदस्ती का। फाइन, स्पिल्स हो रहा है, लीकेज हो रही है, कहीं भी हम स्पिट कर दे रहे, तो दीज आर थिंग्स जो आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पुअर हाउसकीपिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। यहां क्या बातें कर रहा है, देखो, प्रोविजंस फॉर इंश्योरिंग ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी फॉर वर्कर्स। अगर हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी OSH की बात करेंगे, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ की बात करेंगे, तो ये किस किस आर्टिकल में बताई गई है, आर्टिकल 24, 39EF एंड 42 में बताई गई। किसमें, DPSP। DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। एक एक चीज बताऊंगी कि भाई DPSP है तो क्या मतलब है DPSP का। ठीक है, आर्टिकल 24, 39EF, 42 की बात कर रहे हैं, तो कौन से वो आर्टिकल्स है, जबकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट फिर जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो एक बार इस अप्रोच के साथ करेंगे कि हम रिवीजन कर रहे हैं, हम कुछ ना कुछ आज भी सीख के जाएंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करके जाएंगे। फाइन, of the Constitution of India, based on the spirit of these rules have been framed. तो सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ द रूल्स आर बोथ। अब देखो सब्जेक्ट मैटर किसमें दिया है, यूनियन लिस्ट में भी दिया है और कॉन्करेंट लिस्ट में भी दिया है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, किसी को याद है? नहीं याद, क्योंकि रिवाइज नहीं किया। यूनियन लिस्ट थी, स्टेट लिस्ट थी, और क्या थी, कॉन्करेंट लिस्ट थी। रिमेंबर, यूनियन लिस्ट कौन बनाता है, मैंने पूरा आपको पिक्चर के थ्रू, इमेज के थ्रू एक्सप्लेन किया था। यूनियन लिस्ट कौन बनाता है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है लॉज यहां पर। स्टेट लिस्ट में कौन बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाती है यहां पर। और कॉन्करेंट लिस्ट में ये और ये दोनों मिलकर लॉज बनाती हैं। हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, लेबर वेलफेयर, वो किस लिस्ट के अंदर आता है, कौन बताएगा मुझे? लेबर वेलफेयर कम्स अंडर विच लिस्ट? भाई कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, जाके प्रीवियस वीडियोस चेक करिए जो मैंने स्टार्ट करे थे आपके। ठीक है, हेल्थ एंड हाइजीन वाला जाके वीडियो चेक करो, पूरी लिस्ट बताई हुई है, पूरा का पूरा आपका लिस्ट, ना सिर्फ कॉन्करेंट बल्कि यूनियन और आपकी स्टेट लिस्ट भी मैंने बताई है। तो आपका लेबर वेलफेयर जो है वो किस में आएगा, कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक है, ओके, नाउ विच among the following is not in the concurrent list। अब देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है ये जो यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, इनमें से कॉन्करेंट लिस्ट में क्या नहीं है। अब मुझे बता दो बिना ये समझे कि भाई क्या होता है आपका DPSP, आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, यूनियन लिस्ट क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट क्या है। बिना जब तक आपको इतनी चीजों की नॉलेज नहीं है, यू आर जस्ट नॉट एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। यहां हम तुक्के वाला काम नहीं कर रहे ना कि हमें पता है कुछ आधी नॉलेज थी, ऐसा वैसा था। यू शुड बी एक्चुअली शॉर्ट व्हेन यू आर हैंडलिंग विद द एनी क्वेश्चन, वरना मेरे पढ़ाने का मेरी एनर्जी वेस्ट और आपका टाइम वेस्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो पढ़ो इस तरह से कि वो रिटेन 100% तक रहे और उसमें से आप क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट करके सॉल्व कर सके। दुनिया भर की नॉलेज ले ली मैंने, कहानी बता दी आखिरी से लेके एंड तक, गजब की नॉलेज। क्वेश्चन आया, पता ही नहीं क्या करना है। क्वेश्चन को हैंडल करने का एक करेक्ट अप्रोच होता है, उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, क्वेश्चन ना सॉल्व करा, एग्जाम में नहीं क्लियर हुआ, सारे आपकी डेटा बेकार, आपकी एफर्ट्स बेकार और मेरी एनर्जी बेकार। फाइन, सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि DPSP क्या होता है। देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यहाँ पे क्यों बनाई जाती है, ये इसलिए क्रिएट करी जाती है ताकि सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस क्या कर सके, अंडर विच द सिटीजंस कैन लीड अ गुड लाइफ। ऐसे हम सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस प्रोवाइड कर सके जिसमें हमारा वर्कर जो है एक अच्छी जिंदगी बिता सके। स्टार्टिंग में बताया था, इवन मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड वाले वीडियोस में भी बताया, अगर आप जाके देखोगे कि हमारा वर्कर बाद में है, पहले वो एक सिटीजन है, उसको फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स है पहले। ठीक है, आप उसके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हो, उसके सेफ्टी के बारे में बता करके, उसके उसके हेल्थ का ख्याल रख के, नहीं, यू आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ एहसान।
ये उसका फंडामेंटल राइट है, वर्कर होगा वो बाद में, बट पहले क्या है, वो एक नागरिक है, एक सिटीजन है हमारी कंट्री का। तो आपको उस तरह से देखना है। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यहां बोलता है कि उनको हम सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस प्रोवाइड करवाएंगे जिसकी वजह से वो एक सिटीजन अच्छी लाइफ जी सके। दे ऑल्सो एम टू स्टैब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी हम वहां पे स्टैब्लिश करने की बात करते हैं। ओके, अब डीपीएसपी होता क्या है, ये देखो होती है गाइडलाइंस। दीज आर द फ्यू गाइडलाइंस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द स्टेट। ये कुछ गाइडलाइंस है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट को बताई हैं, उनको हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। नाउ इट इज कंटेन, ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आती है। क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट बन सकता है। कितने आर्टिकल्स होते हैं यहाँ पे, आर्टिकल 36 से लेकर के आप 51 तक देखते हो। DPSPs आर नॉट एनफोर्सिएबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ में DPSP एनफोर्सिएबल, वहां पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं। सोर्स, अब इंडिया ने अपना DPSP किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इंडिया ने किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? भाई आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, कहां से बोरो किया है इन्होंने? ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। प्लीज इसको मार्क करके इसको पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिए, क्वेश्चन डायरेक्टली पुट अप हो सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, यहां नहीं तो ये तो ऐसा एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि वो आपके पेपर 1 में भी आ सकता है। भाई कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पढ़ रहे हो, पॉलिटी तो पढ़ते हो पेपर 1 में, कैसे नहीं जान सकते इसके बारे में? आपको तो बताना चाहिए, है ना। पॉलिटी आपका एक अच्छा खासा सेक्शन है, तो इफ यू आर स्टडिंग दैट सो यू शुड बी एबल टू आंसर दिस ऑल्सो। नाउ डॉक्टर BR अम्बेडकर डिस्क्राइब DPSP। DPSP को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या कहा है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है, किस बारे में इंस्ट्रक्शन दे रहा है? ताकि सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस को हम लोग ऐसी दे अपनी वर्कर को कि वो एक अच्छी लाइफ को जी सके। नाउ अब देखो फिर से यहां पे मैंने आपको बताया है, यहाँ पे यूनियन लिस्ट क्या होती है, स्टेट लिस्ट क्या होती है, कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है। ठीक है, ये इस तरह से आपकी देखो जो आपकी लेजिस्लेटिव पावर्स हो गई उनका डिस्ट्रीब्यूशन 3 लिस्ट में करा गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में। यूनियन लिस्ट में क्या क्या आता है? एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक लॉज, किससे? डिफेंस से रिलेटेड, फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड आप क्या करते हो? यहाँ पे रूल्स बनाते हो। और यूनियन लिस्ट में रूल्स बनाता कौन है? अभी मैंने आपको बताया कि ये बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में क्या होता है? स्टेट लिस्ट में पब्लिक ऑर्डर की बात करते हैं, पुलिस की बात करते हैं, हेल्थ सैनिटेशन की बात करते हैं, और यहाँ पे ये स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। कॉन्करेंट लिस्ट भाई दोनों यूनियन भी बनाएगा, मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर बनाती है। तो यहाँ पे किसके बारे में बात होगी? क्राइम की, पॉल्यूशन कंट्रोल की, फैमिली प्लानिंग की, इलेक्ट्रिसिटी की और आपके लेबर वेलफेयर की भी बात हमारे कॉन्करेंट लिस्ट में होती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो हमारा है हैज प्रोवाइडेड अ डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन, देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ने पावर्स को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, किसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में क्या करा है? उसने पावर्स को डिवाइड कर दिया कि आपको किस किस चीजों को संभालना है, आपको किस किस चीजों को देखना है। अंडर द 7th शेड्यूल आर्टिकल 246 देयर आर 3 लिस्ट। अब जो 3 आपने लिस्ट देखी ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, अब ये किस शेड्यूल में बताई गई है? ये 7th शेड्यूल में बताया गया है। फाइन, इट इज गिवन इन 7th शेड्यूल अंडर आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 246। ठीक है, कौन कौन से? यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट। समझ में आया कुछ? DPSP क्या होता है, कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, यूनियन लिस्ट क्या होती है, स्टेट लिस्ट क्या होती है, कौन बनाते हैं, इनमें ऐसे कौन कौन से लॉज है पास करते हैं, हमारा लेबर वेलफेयर किस लिस्ट में आता है। इतनी जानकारी हुई जो कि आप पहले पढ़ चुके थे। दिस वॉज द रिविजन पार्ट, मैंने ही आपको खुद से रिवाइज करवा दिया। ठीक है, चलो अब हमको ये पता है माय डियर फ्रेंड्स कि हम लोग जब बात कर रहे हैं अपने क्वेश्चन की, तो यहां पे इन्होंने बोला है OSH, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से रिलेटेड जो आर्टिकल्स है वो कौन कौन से होते हैं? 24, 39 ENF एंड 42। इसको स्किप ना करके हम इसको भी पढ़ेंगे कि आर्टिकल 24, सपोज वन क्वेश्चन कम्स ऑन दिस एंड क्वेश्चन हैज कम, क्वेश्चन आया है इससे और आगे बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 24 किस बारे में बातें करता है? वो बातें करता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। भाई आप बच्चों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दोगे, नहीं रखोगे अपने फैक्ट्रीज में। क्या बोला है? कोई भी बच्चा जो 14 साल से छोटा है उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा, अपने फैक्ट्री में आप नहीं रख सकते, उसको किसी भी तरह से हैजार्डुअस आप ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व नहीं कर सकते हो। कैन यू सी दिस पोस्टर ओवर हियर?
गिव्स एवरी चाइल्ड फ्रीडम फ्रॉम वर्किंग एज चाइल्ड लेबर। आप किसी भी बच्चे को लेबर पे नहीं लगा सकते, चाइल्ड लेबर नहीं होना है आपका। आर्टिकल 24 इसी बारे में बातें करता है। नेक्स्ट आर्टिकल 39E किस बारे में बातें करता है? दैट द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, ठीक है, हेल्थ क्या है, स्ट्रेंथ क्या, ऑफ वर्कर्स, मेन एंड वुमेन एंड द टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन आर नॉट अब्यूज्ड एंड दैट सिटीजंस आर नॉट फोर्स्ड by economic necessity to enter into avocations unsuited to the age of strength। यहां ये बोल रहा है कि आपको पता है फीमेल की स्ट्रेंथ अलग होती है, मेल की स्ट्रेंथ अलग होती है, बच्चों की स्ट्रेंथ अलग होती है। आप किसी ऐसे काम में किसी भी इंसान को धक्का देके ढकेल के जबरदस्ती नहीं भेज सकते हो जो उनके स्ट्रेंथ के खिलाफ है, उनको सूट नहीं कर सकता है। एक लेडी को आप जरूरत से ज्यादा हैवी काम में इन्वॉल्व नहीं कर सकते हो। अगर एडोलेसेंट को आप जॉब दे रहे हो तो आप उससे बहुत ज्यादा हैवी वाला या हैजार्डस, है ना, इनफ्लेमेबल वाली जगह पे उससे काम नहीं करवा सकते हो। तो ये ही बात बोलता है 39E and F कि आपको ध्यान रखना है हेल्थ का, स्ट्रेंथ का, अपने वर्कर्स का, मेन एंड वुमेन का, जब आप उनको काम पे रख रहे हो। आर्टिकल 39F क्या कहता है? चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज टू डेवलप इन अ हेल्दी मैनर एंड इन कंडीशंस ऑफ फ्रीडम एंड डिग्निटी एंड दैट चाइल्डहुड एंड यूथ आर प्रोटेक्टेड। आप बच्चों को उनके राइट्स, उनके सेफ्टी दीजिए, उनको अब्यूज मत करिए, उनके बच्चों के अधिकारों को आप उनसे छीन मत लो, ठीक है, और उनके यूथ को बचा करके रखिए, उनकी जबरदस्ती में, कहते हैं ना एक्सप्लॉयटेशन, बच्चों का जबरदस्ती में अब्यूज मत करिए, उनको उनका गलत फायदा आप मत उठाइए, ठीक है, जो कि आपके मॉरल और मटीरियल ड्यूटीज से बाहर होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज को मेंटेन करके रखना है। 39F क्या कहता है, बात हम समझेंगे कि बच्चों को उनके अधिकार और सेफ्टी राइट्स आपको देना है, उनके जवानी को, उनके यूथ को आप बर्बाद नहीं कर सकते हो क्योंकि उनकी बहुत ही टेंडर एज होती है। ओके, आर्टिकल 42 किस बारे में बात करता है? द स्टेट शैल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क फॉर मैटरनिटी रिलीफ। हमें पता है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट्स भी है, तो जिस भी तरह से आपको लेकिन वो ये वाला एक्ट जो है वो आपके यूनिट 7 लेबर लॉ में इंक्लूडेड नहीं है। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि ये लॉ एक्सक्लूड हो चुका है, बट इसके बारे में एक जानकारी, एक ओवरऑल व्यू जरूर हम जानेंगे बिकॉज इट इज वर्थ knowing। So what article 42 saying कि whenever आप देख रहे हो कि किसी लेडी को मैटरनिटी लीव पे जाना है, उनको रिलीफ चाहिए, तो उसको आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते। वहां पर आपको ह्यूमन कंडीशंस, एक इंसानी तौर पर कम से कम उस लेडी को ट्रीट करो और उसके साथ सही बर्ताव करने के लिए बोलता है आपका कौन सा आर्टिकल 42, ठीक है। अब लिस्ट 3 किस बारे में बात करता है? कॉन्करेंट, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट। हमने किसके बारे में बात करा? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट। अब कॉन्करेंट लिस्ट किस बारे में बातें करता है? मैंने आपको पहले ही बता दिया, हमारा लेबर वेलफेयर जो हम पढ़ते हैं, लेबर वेलफेयर, इट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या बोल रहा है ये? इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? कंडीशंस ऑफ वर्क, ठीक है, पीएफ की बात इंक्लूड होगी, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर की क्या क्या लाइबिलिटी होती है, वर्कमैन को किस तरह का आपको कंपनसेशन देना है, इनवैलिडिटी एंड ओल्ड एज पेंशन एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स। ये सारी कुछ बातें हैं जो आपकी कॉन्करेंट लिस्ट में लेबर वेलफेयर के अंदर में इंक्लूडेड होती है। ऑलराइट, तो यहां पे देखो, अब फिर से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसका आंसर मैं नहीं, इसका आंसर आप दोगे क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट्स को समझा है। भाई चिल्ला चिल्ला के I have literally put my soul into this thing and I am telling you that please understand the concept। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कहीं से क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा तो you would be able to just mark it so absolutely correct। बट अगर आपने सिर्फ क्वेश्चन ही को सोचा कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूं तो कभी आपका आई एम वेरी सॉरी टू से कि आप स्कोर ठीक से नहीं कर सकोगे, है ना। तो क्वेश्चन का आंसर के पीछे ना दौड़े बल्कि क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके कॉन्सेप्ट को समझें, किस टॉपिक से क्वेश्चन उठा करके वो पूछ रहा है उस टॉपिक पे एम्फसाइज करें और उसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग लेकर के ही घर जाएं, है ना, तभी वर्थ है, वरना इट्स नॉट जस्ट वर्थ। ऑलराइट, कम बैक टू द क्वेश्चन अगेन। यहां पे बोल रहा था विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इन द कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या नहीं है? कम बैक। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या था? अगेन कंडीशंस ऑफ वर्क की बात है, पीएफ की बात है, एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी है, वर्कमैन की कंपनसेशन है, इनवैलिडिटी एंड ओल्ड एज पेंशन है एंड मैटरनिटी बेनिफिट के बारे में हम बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी चीजें हैं भाई? कंडीशंस ऑफ वर्क, यस, पीएफ, हाँ बिल्कुल बात कर रहा है, कॉन्करेंट मैटरनिटी बेनिफिट भी बात कर रहा है, लेकिन किसके बारे में बात नहीं कर रहा? क्या सेफ्टी ऑफ माइंस की बातें कर रहा है कॉन्करेंट लिस्ट? इस समवेयर रिटन सेफ्टी इन माइंस की बातें यहां पे हो रही हैं।
नहीं हो रही है। फाइन, तो इसकी बात आपको सेफ्टी इन फैक्ट्रीज एक्ट भी वो दे सकता है कि कॉन्करेंट लिस्ट में क्या नहीं आ रहा है, सेफ्टी इन फैक्ट्रीज एक्ट की बात दे सकता है, या फिर सेफ्टी इन बिल्डिंग एंड वर्कर्स कंस्ट्रक्शन एक्ट की बात वो दे सकता है। तो आप कहां तक पकड़ोगे कि कौन चीज नहीं है? ठीक है, तो आपके मन में, आपके दिमाग में अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए कि कॉन्करेंट लिस्ट में क्या ऐसे पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं। जब आपको पता होगा कि इसमें सिर्फ कंडीशंस ऑफ वर्क है, पीएफ, एम्प्लॉय लायबिलिटी, वर्कमैन कंपनसेशन की बात है, ओल्ड एज पेंशन और मैटरनिटी बेनिफिट, इन चीजों के सिवा और कुछ आता ही नहीं है। तो आप विद इन अ सेकेंड यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई कि ये तो कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है ही नहीं। फाइन, तो क्या है ये जानना जरूरी है, तभी आप उसमें से ऑड वन आउट को जज कर सकते हो। फाइन, सो योर आंसर वुड बी सेफ्टी इन माइंस। नाउ आर यू गेटिंग माई अप्रोच? फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट इंडस्ट्रियल सेफ्टी इज प्राइमरीली हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगेन प्लीज गो बैक टू द वीडियो वेयर आई हैव टॉट नॉट ओनली अबाउट फैक्ट्रीज एक्ट। यहां पे तो एक ही क्वेश्चन पूछा है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का आपके PYQ में। मैंने तो फैक्ट्री एक्ट के साथ माइंस एक्ट भी बता दिया था कि उसमें किसकी जिम्मेदारी होती है सेफ्टी की। ठीक है, अगर आप अगर आप माइंस में काम कर रहे हो, अगर आपकी बीड़ी वर्कर सिगार वर्किंग में भी काम कर, तो भी किसकी जिम्मेदारी होती है, किन किन सारे एलिमेंट्स का ख्याल रखना है, क्या क्या चीजें हैं। 4 मेन एक्ट्स मैंने बताए थे और बाकी नीचे मैंने और भी बहुत सारे लिस्ट आउट करे थे, कम से कम 15-20 एक्ट्स थे। I told you about that and see the question has turned up from this. Now can you see, वो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं और देखो PYQ में वो क्वेश्चन आया है वहां से। फाइन, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी। अगर हम फैक्ट्रीज एक्ट में बात करें तो किसकी जिम्मेदारी होती है? ओके, सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑक्यूपायर मैनेजमेंट। मैंने आपको कितनी बार बोला था कि अगर चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज को लगता है ना कि और ज्यादा उनको ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवानी चाहिए अब वर्कर्स को जिसकी वजह से खतरा कम कर सकते हैं, तो हर बार चीफ इंस्पेक्टर क्या करेगा, एक नोटिस देगा लिख करके राइटिंग में, किसको? ऑक्यूपायर को ही तो देगा भाई, वो तो जज कर रहा है। बिकॉज ऑलवेज आई टोल्ड यू कि इट इज नॉट अ काइंड ऑफ स्टोरी गोइंग ऑन। अगर मैं आपको बता रही हूं तो इट इज वर्थ लिसनिंग। क्या हमने पढ़ा था वहां पर? देयर वाज वन वर्ड, डिड यू नोटिस, डिड यू फोकस? क्या आपने सुना, आपने फोकस किया? भाई चीफ इंस्पेक्टर की जब हम बात कर रहे थे, मैंने आपको सीधे तरह से बताया था उसकी ओपिनियन में क्या है ना। इफ इट सीम्स टू बी लाइक दिस इन द ओपिनियन ऑफ द चीफ इंस्पेक्टर, अगर चीफ इंस्पेक्टर की ओपिनियन है, उसको लगता है, तो वो डिस्टेंस को शॉर्टर भी कर देगा। 6 मीटर वाला जो डिस्टेंस बताया था ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी में, याद है? नहीं याद है? बिकॉज यू हैव नॉट रिवाइज्ड। गो एंड रिवाइज बिकॉज क्वेश्चंस विल बी टर्न्ड अप फ्रॉम हियर। जब क्वेश्चन आ जाएगा देन यू वुड कम बैक टू द वीडियो एंड सर्च कि हाँ मैम ने बताया था, एंड देन यू वुड रियलाइज। फाइन, तो प्लीज उस बात को चेक करिए। और मैंने ये भी बताया था इस डिस्टेंस को एग्जेम्प्ट भी कौन कर सकता है? चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द फैक्ट्रीज कर सकता है। कैसे करेगा? एक नोटिस लिख करके देगा, किसको? ऑक्यूपायर को देगा कि भाई, बिकॉज ही थिंक्स दैट इन हिज ओपिनियन कि वहां पे ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है। मैंने आपको यही बताया था कि ओवर क्राउडिंग वाला हम लोग एक सेक्शन पढ़ा था, इजंट इट, कि कितनी आपको स्पेस देनी, ओवर क्राउडिंग तो नहीं हो रही है। तो ये भी जज कौन करेगा? Chief Inspector of the Factories. He would be judging and giving a notice to the occupier of the factory. क्योंकि यहाँ पे किसकी जिम्मेदारी है सेफ्टी को देखने की और लागू करवाने की? वो है आपकी ऑक्यूपायर और मैनेजमेंट की। ये तो हमने इतनी बार मैंने पढ़ाया था, मतलब हर एक सेक्शन में मैं आपको बताती जा रही थी। देख लो, लिखा है रूल्स कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट बना रही है। ठीक है, हर चीज में रूल्स बन रहे थे, लॉज बन रहे थे, स्टेट गवर्नमेंट। और यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी सेफ्टी को लागू करवाने की? वो थी ऑक्यूपायर की। बताया था आपको, अब तक याद होना चाहिए। ओके, नाउ कम बैक, बिकॉज आपका रिविजन भी हो जाए, सो आई पुट दैट स्लाइड अगेन ओवर हियर एंड सो सी क्या हमने बातें करी थी। जब हम फैक्ट्रीज एक्ट की बात कर रहे थे तो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द फैक्ट्रीज क्या करेगा? उसकी जिम्मेदारी होती है, वो वहां पे चेक करेगा। इफ ही सीम्स समथिंग इज नॉट गोइंग करेक्ट, सो ही वुड गिव एन ऑर्डर इन राइटिंग टू द ऑक्यूपायर टू गेट दैट थिंग इम्प्लीमेंटेड इनसाइड द फैक्ट्री। नेक्स्ट, आई ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट माइंस एक्ट। यहाँ पे कौन एनफोर्स करवाएगा? ये DGMS करवाएगा। याद है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइंस एंड सेफ्टी। पूरी स्लाइड्स मैंने आपको पढ़ाई हैं। यू नो, इट वॉज मोर देन फॉर 15 or 20 minutes. वी ओनली टॉक्ड अबाउट DGMS। इसके बारे में बताया था बहुत थरली और बहुत डिटेल में पढ़ा चुकी हूं आपको।
ओके, डॉक वर्कर्स में क्या है, जो वर्कर्स डॉक या पोर्ट्स पे काम कर रहे हैं, यहां पर क्या सेफ्टी का काम किसका है एनफोर्स कराने का, DGFSLI का है। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स में किसका है, कंस्ट्रक्शन साइट्स में जो कर रहे हैं DGLW का है, इन सेंट्रल एंड बाय लेबर कमीशंस इन दी स्टेट। सेंट्रल की बात करेंगे तो DGLW एनफोर्स कराएगा सेफ्टी मेजर्स, और अगर स्टेट की बात करें तो लेबर कमिश्नर यहाँ पे एनफोर्स करवाएगा। ठीक है, तो हो सकता है इस बार फैक्ट्री एक्ट से पूछ लिया, भाई आने वाले एग्जामिनेशन में डॉक वर्कर्स एक्ट से पूछ लेगा, दिख रहा है ना, यहीं से क्वेश्चंस उठ के बनाए तो नेक्स्ट वाले एग्जाम में इससे आ जाएगा। ठीक है, माइंस एक्ट से पूछ लेगा। So you should be able to answer this and you should be in a condition जहां पे आप इसको अच्छे से बता सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन विच 3 आर्टिकल्स, ऐसे कौन से 3 आर्टिकल है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बताए गए हैं जिसमें क्या बोला है, एंश्योरिंग हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स। अभी मैंने आपको जस्ट पढ़ाया, अभी 2 स्लाइड्स पहले देखा क्वेश्चन कैसे टर्न होकर के आता है, इसीलिए मैंने कहा था कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो। सिर्फ एक आंसर आ गया, डोंट बी हैप्पी इन दैट, कॉन्सेप्ट नहीं समझा, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट्स जो पूछ रहा है वो रिपीट होंगे। देखो, एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट आई वाज सेइंग, आई एम नॉट टॉकिंग ब्लर, फाइन, एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट आई एम सेइंग एंड व्हाट आई एम टेलिंग यू। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऐसे कौन कौन से आर्टिकल से जो बात करते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में, 24, 25, 26 नहीं, 38, 39 बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हाँ 24 की बात करी थी, 39 ENF की बात करी थी, और 42 की बात करी थी मैटरनिटी रिलीफ वाला। सो योर आंसर वुड बी द थर्ड वन, फाइन। ऑलराइट, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बातें करता है, इट इज आस्किंग यू, सबसे पहले आपको नॉलेज किस बात की होनी चाहिए कि भाई HR यूनिट क्या होती है और सेफ्टी मैनेजर्स क्या होते हैं आपकी किसी भी इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में, इनका क्या यूजेज होता है, इनके क्या रोल्स होते हैं। क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन इज आस्किंग दैट सेफ्टी डिपार्टमेंट्स इंडस्ट्रियल यूनिट्स मस्ट बोथ हैव HR यूनिट एंड सेफ्टी मैनेजर्स, दोनों के पास होते हैं। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, फ्रॉम अमंग द फंक्शंस मेंशन बिलो, देखो नीचे फंक्शंस कुछ बताए गए हैं, है ना, हमको दिख रहा है कि 4 यहाँ पे फंक्शंस बताए गए हैं। ओके, सो इनमें से ऐसा कौन सा फंक्शन है, नॉट, कैन यू सी दिस वर्ड नॉट ओवर हियर, विच इज द फंक्शन दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ HR यूनिट। ठीक है, फ्रॉम अमंग द फंक्शंस मेंशन बिलो विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ HR यूनिट, इसमें से ऐसा कौन सा फंक्शन है जो HR यूनिट का पार्ट नहीं है। तो मैं डायरेक्टली बता दूं आपको इस बात का आंसर, डू यू रियली वांट दैट थिंग टू हैपन, और यू वॉन्ट मी टू टेल यू कि भाई HR यूनिट क्या है, सेफ्टी मैनेजर्स क्या है। जब भी NTA क्वेश्चन में कंपेयर करके आपसे पूछ रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इसके बीच में एक सिमिलर ग्राउंड होगा, कहीं ना कहीं माइन्यूट डिफरेंस होगा, और जो हल्का सा डिफरेंस और एक्सेप्शन होता है क्वेश्चन वहीं से बनता है। अगर आपने क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट को नहीं समझा तो जाहिर सी बात है कि ये तो मतलब दिखता हुआ क्वेश्चन कि भाई इस बार पूछ रहा है कि कौन सा फंक्शन नहीं है HR यूनिट का, अगली बार उसको पूछना है कि सेफ्टी मैनेजर्स के क्या क्या फंक्शन होते हैं। ऑल राइट, सो फ्रॉम माई एंड आई वुड बी कोऑर्डिनेटिंग एंड टेलिंग यू एवरीथिंग रिगार्डिंग बोथ ऑफ दीज थिंग्स। एक HR यूनिट के बारे में हम जानेंगे और सेफ्टी मैनेजर्स के बारे में जानेंगे, एंड देन आफ्टर दैट वी वुड बी कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट विथ योर आंसर वाला पार्ट। ओके, तो यहां पे देखो सबसे पहले हम लोग सेफ्टी मैनेजर्स की बात देखते हैं। When it comes to safety in manufacturing, the safety manager is an employer's point man for work safety. सेफ्टी मैनेजर कौन होता है, सबसे पहले तो यही भाई एक बंदा जिसको एम्प्लॉयर ने रखा है कि तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है, तुम्हारा क्या काम है, तुम सिर्फ यही करोगे कि तुम सेफ्टी वाली चीजों को देखोगे, सेफ्टी प्रोविजंस को, सेफ्टी मेजर्स को तुम अप्लाई करोगे हमारे इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट में, हमारी वर्क प्लेस पे, हमारी फैक्ट्री पे। उस बंदे का काम ही यही होता है। ठीक है, नाउ दिस मीन्स द सेफ्टी मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट with ensuring that all of the employees OSHA, देखो यहाँ OSHA से क्वेश्चन बनते हैं तो आपको ये चीज पता होना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एसोसिएशन मैंडेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर मेट। वो बंदा जो सेफ्टी मैनेजर है जिसको कि एम्प्लॉयर ने रखा, तो उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाती है कि जितने भी पॉइंट्स, जितने भी बातें बताई गई हैं ओशा के द्वारा, वो सारी चीजें वो पूरी करे। ठीक है, ऑल दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर मेट एंड दैट इज मैंडेटरी, मतलब कंपल्सरी उसको करना ही करना है। ओके,
Now we will see to this. Following are the 5 main responsibilities of OSHA. अब यहाँ पे बात हो रही भाई सेफ्टी मैनेजर क्या करेगा, जितनी भी OSHA की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो बातें पॉइंट्स बताएंगे उसको तो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करना ही है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। तो OSHA की 5 मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है प्लेसेस ऑन एम्प्लॉयर्स, क्या है वो? प्रोवाइड अ वर्क प्लेस दैट इज फ्री फ्रॉम सीरियस सेफ्टी एंड हेल्थ हैजार्ड्स। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या लिखा है कि भाई जाहिर सी बात है कि अगर आप ओशा की बात करो, एंड ओशा इज व्हाट? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एसोसिएशन। नाम से समझो ये किस बारे में बात कर रहा है कि आपको सेफ्टी, हेल्दी मेजर्स, हेल्दी एनवायरमेंट, वर्किंग कंडीशन आपको प्रोवाइड करवानी है अपनी वर्किंग प्लेस पर। तो यहाँ पे ओशा की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप दोगे उनको, अपने वर्कर्स को ऐसा एनवायरमेंट प्रोवाइड करवाओगे, इतना सेफ एनवायरमेंट प्रोवाइड करवाओगे दैट इज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ हैजर्ड्स। वहां पे इंजूरियस कोई भी प्रॉब्लम अकर ना हो जाए, कोई इस तरह की दिक्कत ना खड़ी हो जाए, तो हमको अपने वर्कर्स के लिए इस तरह की वर्क प्लेस बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करवानी, एंड वी हैव टू प्रोवाइड देम विद अ वर्क प्लेस दैट इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ हैजार्ड्स। ओके, नेक्स्ट, मॉनिटर द वर्क प्लेस टू एंश्योर एम्प्लॉइज फॉलो सेफ्टी इन मैन्युफैक्चरिंग। अब भाई इसके बारे में तो हमने जाने कितनी बातें कर ली हैं, मैंने आपको बता दिया है कि उनकी तरफ से, एम्प्लॉयर की तरफ से क्या क्या चीजें होती हैं जो उन्होंने अपने लेवल पे आपको प्रोवाइड करवा दी हैं। सेफ्टी इक्विपमेंट से लेकर के सेफ्टी गार्ड से लेकर के पीपीई किट्स तक हर चीज, इवन वर्कशॉप्स का सर्वेस कंडक्ट करवाते हैं, आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट कर देंगे रिगार्डिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस दैट इज गोइंग ऑन इन द इंडस्ट्री, और साथ में उस मशीन से रिलेटेड, न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हर चीज प्रोवाइड करवा दी है। ठीक है, तो यहां पे यही कह रहा है कि एंश्योर क्या करना है, एम्प्लॉइज फॉलो सेफ्टी इन मैन्युफैक्चरिंग। नाउ व्हाट हैपेंस, वी ऑल आल्सो नो कि सम पीपल आर देयर एंड दे जस्ट डू नॉट फॉलो, वो फॉलो नहीं करना चाहते हैं जो भी हमको सेफ्टी मेजर्स बताए गए हैं। उनको अथॉरिटी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर मशीन को ऑपरेट करना है, उन्हें पता है कि उनको आई गेयर्स, उनको गॉगल्स यूज करना है, उन्हें पता है कि विदाउट रबर ग्लव्स यू कैन नॉट ऑपरेट ऑन इलेक्ट्रिकल वाला मशीन्स, बट व्हाट इज हैपनिंग, दे आर नॉट फॉलोइंग सेफ्टी रूल्स। उन्हें पता है कि व्हेन द मशीनरी इज इन मोशन, वो चल रही है, उसके बीच में उसकी ओवरहॉलिंग, ऑयलिंग नहीं करनी है। बट क्या ये सेफ्टी रूल्स आपके वर्कर्स ने फॉलो करे? नहीं करे, बिकॉज दे वर इन देयर ओवर कॉन्फिडेंस एटीट्यूड, ईगो वाला प्रॉब्लम कि हमें सब आता है, एंड प्लीज डू नॉट कम एंड टेल मी, हम एक्सपीरियंस है, हम सीनियर है और आप हमें बता रहे हो। सो व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ सेफ्टी मैनेजर ओवर हियर? वो ओशा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को यहाँ पे फुलफिल करवाएगा। ओशा की रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ये आपकी जिम्मेदारी है देखना कि हर एक वर्कर जो काम कर रहा है वो क्या वो सेफ्टी रूल्स फॉलो कर रहा है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट गेटिंग द सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी डन। ठीक है, सेफ्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको भी पूरा करना है। नोट सेफ्टी वायलेशंस विथ क्लियर टैग्स। अब देखो ओशा की बात मैं आपको अभी पिक्चर के थ्रू भी समझाऊंगी, इमेजेस के थ्रू भी समझाऊंगी, सो दैट आपके माइंड में ये पिक्चर क्लियर हो जाए। ओशा से कोई भी क्वेश्चन आए तो बहुत ज्यादा हॉरिबल नहीं लगेगी, ये कहां से भाई पूछ लिया, ये क्या है। देखो ये सबसे पहली बात करते छोटे छोटे टैग्स लगाना, छोटी छोटी दे विल बी पुटिंग अप लिटिल स्टैम्प्स कह सकते हो, टैग्स कह सकते हो, स्लिप्स कह सकते हो, वो लगाता है कि डेंजर, जैसे कि आप कोई मशीनरी है ना, डू नॉट टच व्हेन इट इज इन मोशन, है ना, बी कॉशियस बिकॉज इट माइट बी हॉट। तो मतलब छोटे छोटे टैग्स जब वहां पे लगाते हैं तो हमें पता है ना, लोड इज हैवी, मतलब कि आपको किस तरह से उसको पर्टिकुलर लिफ्ट अप करना है। सो ये सारे ओशा के टैग्स हैं, ये जो सेफ्टी वायलेशन होती है ना, जब सेफ्टी चीजों को हम नहीं करते, वायलेट होने लगते, सो देयर शुड बी क्लियर टैग्स सो दैट व्हेनेवर द वर्कर इज देयर ऑन द मशीन ऑपरेटिंग और वर्किंग ओवर देयर, ही माइट बी एबल टू नो, कि उसको खुद से पता होना चाहिए, देखो मैं गलत कर रहा हूं, यहाँ पे ये टैग कुछ और बोल रहा है, लेकिन मेरा काम जो है, मेरी एक्टिविटी इसके साथ प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट नहीं हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट, इंप्रूव सेफ्टी इन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज विथ गुड साइनेज। भाई साइंस भी लगाइए, है ना, साइंस के थ्रू भी क्या कर सकते हैं आप, सेफ्टी को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, क्या सही तरीका है और क्या गलत तरीका। विथ क्रॉस यू कैन पुट, इजंट इट, व्हेन द पर्सन इज नॉट डूइंग एनीथिंग करेक्टली, सो यू कैन पुट क्रॉस ओवर देयर, है ना, क्या गलत तरीका है और क्या सही तरीका है। सो विथ साइंस ऑल्सो यू कैन टेल व्हाट आर द करेक्ट सेफ्टी मेजर्स। नाउ अब हम ओशा के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, बिकॉज जरूरी हो जाता है कि व्हेन वी आर स्टडिंग। भाई सेफ्टी मैनेजर की एक बात थी ना, क्वेश्चन में तो सिर्फ एक वर्ड ही आया था, मैम सेफ्टी मैनेजर,
लेकिन बेटा सेफ्टी मैनेजर को पढ़ रहे हो, ओशा को नहीं पढ़ रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं जान रहे हो, साइंस क्या होते हैं, टैग्स क्या होते हैं, वायलेशन कैसे होता है, तो आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही नहीं हुआ। फिर ये कैसा क्वेश्चन सॉल्व करना हुआ? फ्रॉम माई एंड आई नेवर स्टडीड लाइक दैट एंड आई डू नॉट सपोर्ट ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स। जब पढ़ के जाओ तो पूरा पढ़ के जाओ कि दूसरा फिर व्हेन द क्वेश्चन इज बीइंग पुट अप सो यू कैन टेल 10 मोर थिंग्स फ्रॉम योर एंड ऑल्सो। ठीक है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ओशा? ओशा के स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं? ओशा स्टैंडर्ड्स फॉल इनटू 4 कैटेगरीज। ठीक है, ये 4 कैटेगरीज में आते हैं। वो 4 कैटेगरीज क्या है? जनरल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, मैरीटाइम एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, सो स्टैंडर्ड्स ऑफ ओशा इट फॉल्स इनटू 4 कैटेगरीज, दैट इज जनरल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, मैरीटाइम एंड एग्रीकल्चर। ओशा क्या बात करता है? इशू स्टैंडर्ड्स फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ वर्क प्लेस हैजर्ड्स। ठीक है, ये किस बारे में बातें कर रहा है कि हमारे वर्क प्लेस में इस तरह की कोई भी हैजार्डस प्रोसेस ना हो रहा हो, अगर हो रहा हो तो प्रॉपर्ली मैनेज करा जाए, उसके लिए प्रोविजंस बनाए जाए। Now where there are no specific OSHA standards, जहां पे कोई OSHA के standards है ही नहीं, employers must comply with the general duty clause that is section 5A1। जहां पर OSHA के standards नहीं है, देखो यही exception से question बनता है। minded question might be come framed from this place कि जहां OSHA के standards नहीं लग रहे हैं वहां पे किस तरह से employer comply करेगा, किस तरह से वो अपने वहां पे safety equipments की safety और workers की safety को कैसे ensure करेगा? तो वो करेगा द जनरल ड्यूटी क्लॉज के द्वारा इन द एब्सेंस ऑफ ओशा स्टैंडर्ड्स। ठीक है, नाउ ओशा सेफ्टी साइंस स्टैंडर्ड्स। अब देखो जो मैंने साइंस की बात करी थी, सेफ्टी साइंस किस तरह के साइंस है? सेफ्टी फर्स्ट, कैन यू सी दिस ग्रीन वाला पोस्टर, ये पीछे है आपके। ठीक है, आपको पता है कि सेफ्टी सबसे पहले होनी चाहिए, सो ही इज सपोज टू वेयर हेलमेट, है ना। अब देखो वार्निंग बता रहा है, क्या वार्निंग बता रहा है? कैन यू सी कि किस तरह से स्मोक देखो उसके अगल बगल है और अगर उसने इनहेल कर दिया तो उसके लंग्स में प्रॉब्लम हो जाएगी। सो कैन यू सी लिटिल साइंस? हर जगह जरूरी नहीं है कि आप लंबे लंबे स्टेटमेंट्स लिख दो तभी समझ में आता है, आप उसको ड्रॉ करके भी शॉर्ट फॉर्म में, इंटरेस्टिंग फॉर्म में स्टिकर्स भी पुट कर सकते हो कि वो हर किसी भी लैंग्वेज को जानने वाला बंदा हो बट ही वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड विथ साइंस। पिक्चर्स के थ्रू तो वो समझ लेगा, है ना। नेक्स्ट का देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? आपको आई गेयर्स यूज करना जरूरी है ना, आपको गॉगल्स यूज करना जरूरी है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ योर आईज। नेक्स्ट देखो नोटिस में क्या लिखा है कि डू नॉट टच। कैन यू सी द हैंड? हो सकता कि वो मशीनरी गर्म हो, उसके बगल में हमने ये साइन लगा दिया कि डू नॉट टच, है ना, या वो मोशन में काम करे तो डू नॉट टच, या फिर देखो डेंजर का मैंने यहां पे साइन लगा दिया। कैन यू सी? यही होते हैं सेफ्टी साइंस जो कि ओशा स्टैंडर्ड्स में इंक्लूडेड है एंड यू हैव टू मेक यूज ऑफ दीज साइंस इन योर फैक्ट्री प्रेमिसेस। नेक्स्ट, अब देखो वही 4 ग्रुप्स की यहां पे भी बात करी गई कि भाई ओशा के स्टैंडर्ड्स कितनी कैटेगरी में आते हैं? 4 कैटेगरी में। कौन कौन सी वो कैटेगरीज है? जनरल इंडस्ट्री हो गई, कंस्ट्रक्शन हो गया, मैरीटाइम हो गया एंड एग्रीकल्चर। ओके, नेक्स्ट, नाउ इंप्रूव कम्युनिकेशन एंड मीट ओशा रिक्वायरमेंट्स विद साइंस। अब कम्युनिकेशन ही तो आप इंप्रूव कर रहे हो। अब ये बताओ क्या मैं हर एक मशीन के बगल में एक बंदे को खड़ा कर रखूं कि वो 24 घंटे वहां खड़ा रहेगा कि भाई ये काम मत करो, वो आने सारे वर्कर्स को इंस्ट्रक्ट करेगा? सी दिस इज जस्ट नॉट डन। यू कैन नॉट पुट टीवी ओवर देयर, या फिर तुमने कोई वहां पे वीडियो नहीं चला रखी है ना, कि वो जो भी आ रहा है तो तुमको वो पहले वीडियो देखेगा। सो दिस इज समथिंग विच इज जस्ट नॉट डन इन रियल टाइम, बट यस यू कैन पुट सम स्मॉल साइंस। देखो किस तरह से यहाँ नोटिस लिखी हुई है। सी फ्रेंड्स, फॉर ये सब मैंने इसीलिए किया ताकि आप लोग इस चीज को इंटरेस्टिंग वे में और इजी वे में समझो। हाँ, नोटिस देखो क्या लिखा है, आई प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड इन दिस एरिया। कैन यू सी? ये छोटा सा टैग जो लगा रखा है, छोटा सा स्टिकर जो लगा रखा है, यही ओशा के स्टैंडर्ड्स है, यही साइंस है जो कि बताते हैं कि आपको इस काम को करने से पहले प्रोटेक्शन क्या लेनी चाहिए या आप क्या मत करो इस वाले पर्टिकुलर एरिया में, है ना। नेक्स्ट, कैन यू सी दिस पिक्चर? इस पिक्चर को देखो, वार्निंग क्या बता रहा है? कंस्ट्रक्शन एरिया है ना, और देखो यहाँ पे इंसानों का आना भी मना लिखा हुआ है। कैन यू सी? They are just not allowed to enter in that area. And what is written next? Hard hat and high visibility vest must be worn on site. क्या लिखा है? हार्ड हैट, मतलब आप अपनी हैट और कैप और आई गियर्स को लगाए बिना इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन के एरिया में एंटर कर ही नहीं सकते हो क्योंकि ये डेंजरस होगा। ठीक है, ये सही नहीं होगा।
ओशा का मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, ये जो साइंस आप देख रहे हो यहां पर यहां पर यहां पर, ये सारे स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। इससे क्या होता है नाउ, अब ये आप समझाओ कि व्हाई इट इज इंप्रूविंग कम्युनिकेशन स्किल। भाई आप कम्युनिकेट कर रहे हो अपने वर्कर्स के साथ, है ना, आप उनसे बातें कर रहे हो, यू कैन नॉट योरसेल्फ स्टैंड ओवर देयर एंड आप बातें उनसे करो, बट आपके जो साइंस हैं, आपके स्टिकर्स हैं, वो आपकी जगह अपने आपके वर्कर से बातें कर रहे हैं। नाउ व्हाई इज ओशा इंपॉर्टेंट टू यू, हमारे लिए ओशा क्यों इंपॉर्टेंट है, अब ये बात समझो। ओशा बिगैन बिकॉज, क्यों शुरू हुआ 1970 1970 तक देयर वर नो नेशनल लॉज। भाई कोई नेशनल लॉ ही नहीं थे सेफ्टी और हेल्थ हैजर्ड से रिलेटेड। आपको समझ में आ रहा है, 1970 तक कोई भी फैक्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे माइंस से रिलेटेड हो, कोई भी सेफ्टी और हैजर्ड्स के लिए बनाए ही नहीं गए थे लॉज। ऑन एन एवरेज 15 वर्कर डाई एवरी डे फ्रॉम जॉब इंजरीज। आप समझ रहे हो, हर रोज 15 लोगों की डेथ हो जाती थी सिर्फ एक फैक्ट्री में काम करने की वजह से। क्या ये अच्छा रेशियो जा रहा है? ये फर्टिलिटीज हो रही, डेथ हो रही, ये हमारी कंट्री का डेवलपमेंट शो कर रहा है? नहीं, ये हमारी इररिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारे इनएफिशिएंसी है, हमारे जॉब टेक्निक्स में डिफेक्ट है, जिसकी वजह से हमारे हर रोज 15 वर्कर की डेथ हो जा रही है। क्या ये नॉर्मल है? 1970 तक इसके लिए कोई प्रोविजन बनाया ही नहीं गया था, ठीक है। अब देखो, ओवर 5600 अमेरिकन डाई फ्रॉम वर्क प्लेस इंजरीज एनुअली। एक दिन में 15 वर्कर की डेथ हो रही है और साल में 5600 वर्कर सिर्फ काम करने की वजह से मर जाते हैं, काम करते वक्त मर जाते हैं, काम करने पे जो लापरवाही बरती जाती है उनकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है एक साल में 5600, ठीक है ना। ओवर 4 मिलियन नॉन फेटल वर्क प्लेस इंजरीज एंड इलनेस आर रिपोर्ट। नॉन फेटल मतलब जिसमें डेथ तो नहीं हुई है, लेकिन कोई इंसान पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई या हाफ बॉडी आपकी पैरालाइज, आपका लेफ्ट आर्म बिल्कुल अब आप उससे काम नहीं कर सकते हो, आप अपने पैरों पे चल के दोबारा खड़े नहीं हो सकते, आपको व्हील चेयर के सहारे जिंदा रहना पड़ेगा जब तक भी आप जिंदा हो। तो ये क्या हो रहा है, इसीलिए ओशा इंपॉर्टेंट था कि वर्क प्लेस सेफ्टी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट, कितने लोगों की डेथ हो रही है, मौत हो रही है, कितने लोग डिसेबल हो जा रहे हैं, है ना। तो दैट इज वाई इट वॉज इंपॉर्टेंट टू अस एंड फॉर एवरीबडी ना। ओशा का मिशन क्या है, वॉट इज ओशाज मिशन? द मिशन ऑफ ओशा इज टू सेव लाइव्स। जाहिर सी बात है कि हम इस तरह की चीजें प्रोवाइड करवाएंगे, इस तरह के रूल्स रेगुलेशन साइंस प्रोवाइड करवाएंगे जिससे कि हम जिंदगियों को बचा सके, प्रिवेंट इंजरीज एंड प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ अमेरिकाज वर्कर, ठीक है। ये अमेरिका से स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट ऑफ ऑल वहीं की बात करी गई है, so that we can put safety and health measures in order to save everybody's life at the workplace especially. Some of the things OSHA does to carry out its mission are, OSHA अपने मिशन को कैरी करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए क्या चीजें करता है? देखो, डेवलप जॉब सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड्स। बार बार हम बात कर रहे हैं सेफ्टी हेल्थ वेलफेयर, सेफ्टी हेल्थ वेलफेयर। क्यों बात कर रहे हैं हम सेफ्टी हेल्थ वेलफेयर की? एनीवन? भाई टॉपिक ही सेफ्टी हेल्थ वेलफेयर का है ना, हैव यू फॉरगॉटन? ध्यान है कि हम क्या पढ़ रहे हैं? Isn't it? हम सेफ्टी और हेल्थ के बारे में ही पढ़ रहे हैं, उनकी एक्सीडेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हम उनको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, उनको एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं। फाइन, सो हियर ऑल्सो वी आर टॉकिंग व्हाट ओशा की क्या सबसे मेन चीज होती है, टू डेवलप जॉब सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड्स एंड एनफोर्सिंग देम थ्रू वर्क साइट इंस्पेक्शन। हमने सारे के सारे रूल्स लॉज रेगुलेशन लगा दिए, लेकिन क्या वो इंप्लीमेंट हुए, उनको लागू भी करवाया गया, क्या वो एनफोर्स हुए? ये क्या होगा, ये वर्क साइट पे इंस्पेक्टर्स आके चेक करेंगे ना कि क्या यहाँ पे सही तरह से वो सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं जो बाहर हमने बता तो दिया, बट हम अपनी फैक्ट्री के अंदर वी आर जस्ट अपने में है कि कोई जरूरत नहीं है। सो देयर वहां पे इंस्पेक्टर्स होने चाहिए जो कि इंस्पेक्शन करें। नेक्स्ट, मेंटेनिंग अ रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम, ठीक है। रिपोर्टिंग और रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम को हमें बनाना है टू कीप ट्रैक ऑफ जॉब रिलेटेड इंजरीज एंड इलनेस। अब देखो क्या बोल रहा है, जितनी भी जॉब से रिलेटेड इंजरीज हो रही हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई है, एक्सीडेंट हो गया है, बीमारी हो गई है, ऑक्यूपेशनल डिजीज हो गई है, उसका हमें ट्रैक करना है, मतलब उसको हमें नोट डाउन करना है पर्टिकुलरली, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करना है अपने हमको रिकॉर्ड्स में।
प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू इंक्रीज नॉलेज अबाउट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम भी देने हैं ताकि लोगों को जब तक जानकारी नहीं होगी मुझे अपने बारे में कि ऐसा ऐसा वायरस बाहर है, उससे ये प्रॉब्लम हो सकती है, अगर मुझे बचने के तरीके नहीं पता होंगे तो मैं तो जाकर के उसमें ही इन्वॉल्व हो जाऊंगी, इंडल्ज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसेमिनेट द नॉलेज, इंफॉर्मेशन बतानी है कि ऐसा ऐसा खतरा हो सकता है, अगर आपने ये सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए तो आपके साथ ये हो सकता है। जब आप बताओगे तो वर्कर्स अपने लेवल पर भी वो सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, अब ठीक है, वी हैव टॉक्ड इनफ अबाउट सेफ्टी मैनेजर से। तुमने देखा हमने कहां से स्टार्ट किया था, सेफ्टी मैनेजर से लेकर के रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्कर, एम्प्लॉयर, ओशा, साइंस, और हमने उनको कहां से ओरिजिन हुआ, क्यों हुआ, उनके मिशन क्या थे, क्या क्या करते हैं अपने मिशन को कंप्लीट करने के, हमने वहां तक बातें कर ली। क्वेश्चन जब भी पढ़ो तो इस तरह से पढ़ना, वरना इट इज जस्ट आई डोंट थिंक कि कुछ भी इससे फायदा होने वाला है। नाउ वी विल टॉक अबाउट एचआर के 6 मेन फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो 6 मेन फंक्शंस ऑफ एचआर आर, ये हम पढ़ चुके हैं, मैंने भी आपको पढ़ाया है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन वाला लेक्चर आप जाके देखो, एंड दैट वाज वे बैक 2-3-4 मंथ्स पहले ही मैंने इसको बताया था। सो रिक्रूटमेंट हो गया, आपकी वर्क प्लेस सेफ्टी हो गई, एम्प्लॉय के रिलेशंस हो गए, कंपनसेशन प्लानिंग हो गई, हाँ, लेबर लॉ कंप्लायंस एंड ट्रेनिंग। सो दीज आर द 6 मेन फंक्शंस ऑफ एचआर विच यू हैव टू notice. All right, now come back to this question again and again we will read it. So when we are seeing that HR unit की यहाँ पे बात हो रही है and safety managers की बात हो रही है, so what is to be done over here? What is to be done over here? You have to identify that which one is not the function of HR. ठीक है, तो coordinating health and safety program क्या है? It is the function of HR. Because see, the question is asking not, इसमें सिर्फ कौन सा फंक्शन नहीं है एचआर का, हाँ, तो इन्वेस्टिगेटिंग एक्सीडेंट्स जो होता है वो एचआर का फंक्शन नहीं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन किसकी तरफ से करवाई जाएगी, वो करवाई जाएगी आपके सेफ्टी मैनेजर्स की तरफ से, ठीक है। एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्टीज कौन होगा, इट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ एचआर। प्रोवाइडिंग टेक्निकल एक्सपर्टीज ऑन एक्सीडेंट प्रिवेंशन, इट विल ऑल्सो बी द फंक्शन ऑफ एचआर। इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं होगा एचआर का, वो होगा इन्वेस्टिगेटिंग एक्सीडेंट। वाई? बिकॉज इन्वेस्टिगेटिंग एक्सीडेंट वुड बी द फंक्शन ऑफ, किसकी जो रोल है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज द फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ्टी मैनेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन्स ऑन डेंजरस मशीन इज प्रोहिबिटेड अंडर विच सेक्शन ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948। नाउ कम ऑन, मैंने सारे के सारे सेक्शंस आपको बताए हैं, 21, 22, 23, 24, हमने पूरे के पूरे सेक्शंस पढ़े हैं। अभी यहाँ ये बोल रहा है कि आप यंग पर्सन्स को एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो डेंजरस मशीन्स पर, ठीक है। तो ये किस सेक्शन में दिया है, तो एकदम से आंसर पे जाने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्या बोलते हैं आपके वेरियस सेक्शंस। सेक्शन 21 किसके बारे में बातें करता था, फेंसिंग ऑफ मशीनरी के बारे में। सेक्शन 22 बात करता था वर्क ऑन और नियर मशीनरी इन मोशन, बताया था ना, व्हेन द मशीनरी इज इन मोशन डू नॉट एंटर। सेक्शन 24 किसके बारे में बातें करता है, स्ट्राइकिंग गेयर्स एंड डिवाइसेस टू कट ऑफ पावर। प्लीज गो बैक एंड चेक माय प्रीवियस वीडियो, इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है और समझाया है, हाँ। नाउ सेक्शन 23 किस बारे में बातें करता है, सेक्शन 23 आपको बताता है कि कोई भी यंग पर्सन को आप एम्प्लॉय नहीं करोगे डेंजरस मशीन्स पर। नो यंग पर्सन शैल बी अलाउड टू वर्क एट एनी मशीन अनलेस ही हैज बिन फुली इंस्ट्रक्टेड कि क्या डेंजर है जो अराइज हो सकता है, जो आ सकता है, ठीक है, क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए उस मशीन के साथ जब आप काम कर रहे हो। साथ में दे शुड हैव रिसीव्ड सफिशिएंट ट्रेनिंग, उनको सफिशिएंट ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए एट द मशीन और भी अंडर एडिक्वेट सुपरविजन। ऑल राइट, जब आप यंग पर्सन्स को एम्प्लॉय कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि उनको सफिशिएंट ट्रेनिंग दो, उनको सुपरविजन के अंदर उनसे काम करवाइए, है ना, और उनको बताइए कि क्या क्या खतरा हो सकता है। by a person who has thorough knowledge and experience of the machine। अब स्टेट गवर्नमेंट देखो क्या बताती है, स्टेट गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू प्रिस्क्राइब द मशीन्स ऑन विच यंग पर्सन्स आर नॉट टू बी एम्प्लॉयड। हर रूल्स हर रेगुलेशन कौन यहाँ पे बनाएगा, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग से पढ़ा है कि स्टेट गवर्नमेंट ही बनाएगी, और ऐसी कौन सी खतरनाक मशीन है जहां पे यंग पर्सन का एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए, ये भी कौन बताएगी, स्टेट गवर्नमेंट। अब यंग पर्सन है कौन, यंग पर्सन 14 से 18 साल के लोगों को बोला गया है, ठीक है, दे आर यंग पर्सन। अब इनको अडोलेसेंट भी कह सकते हैं, द पर्सन हु हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स, ठीक है, तो इनको हम यंग पर्सन बोलेंगे। ओके, सो व्हाट वुड बी द आंसर, अगर हम यंग पर्सन की बात कर रहे हैं तो किस सेक्शन में बताया गया है, इट इज गिवन इन सेक्शन नंबर 23। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो नाउ वी हैव फिनिश्ड आर
नेक्स्ट टॉपिक हमने क्या खत्म कर लिया है, हमने इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड हाइजीन खत्म कर ली है, हमने एक्सीडेंट्स एंड सेफ्टी खत्म कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ऑक्यूपेशनल डिजीजेस, जिसके साथ हम अपने आगे आने वाले लेक्चर्स को कंटिन्यू रखेंगे। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड कीप रिवाइजिंग। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय।